मोटर हो चाहे रेलें, उनका धुआं और गैस यात्रियों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉस ए मैकफार्लैंड का कथन है कि मनुष्य को नियमित रूप से स्वस्थ और ताज़ा रहने के लिए 18 से 50 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती हुई 1 घन मीटर ताज़ी हवा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वायु में नमी की 15% से कम मात्रा भी स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। इसके अतिरिक्त लोगों की सामूहिक अपान और मुंह से निकली हुई दूषित वायु मोनोऑक्साइड पैदा करती है, जिससे देखने में आराम से यात्रा करने वाले यात्री की आंख, कान, मस्तिष्क और रक्त में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह विकार जहां यात्रियों के लिए स्वास्थ्य घातक होते हैं, वहीं ड्राइवरों के लिए ज्ञान नाशक। उनके मस्तिष्क के तंतु और मांसपेशियां नियंत्रण में रहना छोड़ देती है। दुर्घटनाएं उसी का प्रतिफल होती है। आज सारा यूरोप उसके सुनिश्चित दुष्परिणाम भुगत रहा है। इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन? यह कहना चाहिए कि आज यूरोप में यात्रा करना उतना ही जोखिम भरा हो गया है जितना कि तूफानी समुद्र में टूटी हुई नाव लेकर चलना। स्वीडन में 1 लाख वाहन प्रति वर्ष 76.1 आदमियों को रौंद डालते हैं। अमेरिका में अनेक सुरक्षा साधनों के बावजूद 92.6, न्यूजीलैंड में 53.8, तो डेनमार्क में 1 लाख रजिस्टर्ड वाहन 101.8 यात्रियों को मार डालते हैं। फ्रांस उससे भी आगे है। वह अपनी इतनी मोटरों, कारों और ठेलों द्वारा 112.6 व्यक्तियों को पीस डालता है, तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गाड़ियां क्रमशः 193 और 156.8 व्यक्तियों को जिंदा चबा जाती है। यह अकाल मृत आत्माएं आकाश और वातावरण में हाहाकार करती घूमती होगी, तो उससे मनुष्य जाति का सूक्ष्म अंतःकरण कितना अशांत होता होगा, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। सारा संसार घंटे भर की यात्रा की सीमा में आ जाए, उससे लाभ कुछ भी नहीं, हानियां अपार है। इसलिए यातायात के साधनों में वृद्धि द्वारा सारे संसार को एक बिंदु पर ला देने का तर्क कोरी मूर्खता है। जब यह साधन नहीं थे, इतिहास बताता है कि तब भी सारा संसार इतने ही समीप था। समीपता विचारों, सिद्धांतों और मानवीय आदर्शों की ही अच्छी हो सकती है। उसके दूसरे माध्यम है। गंदगी बढ़ाने वाले शरीरों की समीपता से जो विकार बढ़ने चाहिए, आज संसार में वही बढ़ रहे हैं। अतएव इन साधनों के विकास के प्रयत्नों को अच्छा कदापि नहीं कहा जा सकता। आज सब कुछ इससे उल्टा हो सकता है। यूरोप में प्रतिवर्ष 50,000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और लगभग 1 लाख दुर्घटनाओं के शिकार होकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। फिर भी प्रयत्न यह हो रहे हैं कि जहां अभी 100 व्यक्तियों पर 15 मोटरों का औसत है, वहां जल्दी ही 100 व्यक्तियों पर 50 और 75 का औसत हो जाए। यदि विकास की गति इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन वह भी आ सकता है जब न तो पैदल चलने के लिए पगडंडियां रह जाएंगी और न ही पैदल यात्री। तब लोग अपने आप ही दुर्घटनाओं के शिकार होकर मर जाया करेंगे। आखिर यातायात के यह कृत्रिम साधन बढ़ेंगे तो दुर्घटनाएं और मृत्यु दरें भी उसी अनुपात में बढ़ेगी ही। तब साहित्य भी पैदल चलने के लाभों के स्थान पर यातायात का, दुर्घटनाओं का ही लिखा जाया करेगा, जो इन पंक्तियों से भयंकर ही होगा। इस विभीषिका से बचाव अभी हो सकता है। भौतिक प्रगति, आत्मिक अवनति। यह बात केवल यातायात तक ही सीमित नहीं। आज के नागरिक की दिनचर्या, रहन सहन और आदतें देखकर उसकी जो तस्वीर बनती है, वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य का जीवन भी एक यंत्र के तरह हो गया है। पाषाण, लौह और ताम्र युगीन विभाजनों के साथ वर्तमान संदर्भों को देखा जाए तो इसे निश्चित ही यंत्र युग कहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन और यांत्रिक उपकरण परस्पर इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि उन दिनों को एक दूसरे से विलग कर पाना ही असंभव है। उस क्षण की स्थिति को कल्पनांकित कर ही नहीं किया जा सकता, जबकि मनुष्य का जीवन यंत्रों की सुविधा से एकदम रहित हो जाए।
मिल कपड़े बनाते हैं, कारखानों में खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, साबुन, तेल, ईंधन आदि सब किसी न किसी रूप में मशीनों से संबंध मिलेंगे। यहाँ तक कि जिस रोशनी का हम रात दिन उपयोग करते हैं वह भी रात दिन मशीनों द्वारा ही पैदा होती है और हम तक पहुँचाई जाती है। हम जिन परिस्थितियों, वातावरणों तथा वस्तुओं के संसर्ग में रहते हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा उन पर। मनुष्य से समाज बनता है और समाज मनुष्य को बनाता है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण मनुष्य से प्रभावित होता है। प्रभाव पड़ने या प्रभावित होने की यह प्रक्रिया दोनों में और से होती है, एकांगी कभी नहीं। लेकिन यंत्रों के संबंध में कुछ और ही सच्चाई है। सिलाई की मशीन पांव चलाने से चलती है और पांव रोक देने पर बंद हो जाती है। बाद में वह कोई गति नहीं करती, परंतु दिन रात सिलाई मशीन पर बैठने वालों के पांव कभी कभी अपने आप ही चलने लगते हैं। यह आदतन प्रभाव है। आदतन प्रभाव की तरह ही मनुष्य भावनाओं से भी प्रभावित होता है और आजकल यांत्रिक सभ्यता की समीक्षा करते समय इसी भावनात्मक प्रभाव की चर्चा की जाती है। हालांकि संसर्ग के अतिरिक्त इसके और भी कई कारण हैं। इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए प्रसिद्ध विचारक नीत्शे ने कहा था, यंत्र जितनी तीव्रता से प्रगति कर रहा है उसी अनुपात से मनुष्य की धर्म संवेदना का ह्रास हो रहा है। समस्त भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो जाने पर भी मनुष्य इतना आत्मविपन्न हो रहा है कि 20वीं शती के अंत तक एकदम खोखला हो जाएगा और भयंकर रूप से दुखी रहने लगेगा। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आधुनिक विचारक का कथन है कि आज के युग में जीने वाले व्यक्ति की स्थिति विचित्र कम और सोचनीय अधिक है। समस्त मानवीय संबंध अब केवल विपरीत परिस्थिति पर बनते हैं। अब अन्य सभी माध्यमों को या तो नगण्य घोषित कर दिया गया है अथवा फिर यांत्रिकता से जकड़े हुए नए समाज में वे किसी अज्ञात प्रक्रिया द्वारा स्वतः डूबते जाते हैं। चूंकि मनुष्य समाज का एक अंग है और इस नाते उसे दूसरे अन्य अंगों के संपर्क में आना पड़ता है, मानवता का तकाजा तो यह है कि हम अपने पड़ोसियों के दुख सुख में काम आए, उनकी खैर खबर रखें और कुशल क्षेम से अवगत रहने के साथ साथ समय समय पर काम भी आए। परंतु पड़ोसियों के प्रति यह आत्मीयता का भाव धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानगरों की स्थिति तो यह है कि वहां रखने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के दुख दर्द में साथ देने के स्थान पर उसे जानता तक भी नहीं। शहरों और कस्बों के नागरिकों की अपनी समस्याओं से कम ही फुर्सत मिल पाती है और इस फुर्सत को पड़ोसियों से मेल जोल बनाने के स्थान पर सिनेमा देखने या सैर करने में गुजारना अधिक अच्छा समझते हैं। पड़ोसियों से कटे रहने तक की बात सीमित हो रहती तो इतनी सोचनीय स्थिति नहीं आती। आश्चर्य तो तब होता है जब लोगों को अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से संपर्क रखने का काम समय ही नहीं मिलता। यही नहीं, आदमी अपनी बीमार पत्नी के पास बैठने की अपेक्षा दिन भर की थकान उतारने के लिए रेडियो सुनना और घूमने निकल जाना अधिक अच्छा समझता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में क्या स्थिति है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने शहर में रहने वाले मित्रों और संबंधियों के घर न गए महीनों बीत चुके हैं। अर्थात मनुष्य समाज में रहता तो है अवश्य, पर समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व है, या तो वह अनभिज्ञ है अथवा जानबूझकर उनकी अपेक्षा करता है। इतना एकाकीपन होने के बावजूद भी मनुष्य आर्थिक दृष्टि से किसी भी संपर्क सूत्र कायम रखने में चूकना नहीं चाहता। कारण कि यंत्रों की बाढ़ ने मनुष्यों का श्रम हल्का किया है और उसकी सुविधाएं बढ़ाई है। इसलिए उपभोग सामग्रियों से बाजार भरे हैं। जो समर्थ है वे उन्हें खरीद सकते हैं तथा उनका उपभोग कर सकते हैं। इस कारण असमर्थ और विपन्न व्यक्तियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट होता है तथा वे भी उनका वैसा ही उपभोग करने के लिए ललक उठते हैं। बेशक उन्हें खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन चाहिए। इस समर्थता और असमर्थता ने संपन्नता को ही प्रतिष्ठा का बिंदु बना दिया है।
जिससे हर कोई भीगना चाहता है और उसे भीगने के इस कदर लवलीन है कि उसे अपने आसपास की चीजें भी नहीं दिखाई देती। यांत्रिक संसर्ग का जहाँ तक प्रश्न है, मशीनी वातावरण में रहने का अपना एक अलग प्रभाव है, लेकिन उससे भी अधिक बुरी तरह प्रभावित और आत्मा विपन्न कर देने वाली स्थिति बदलते दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई है, जिसने वित्तीय दशा को ही सर्वप्रधान बना दिया और उसे पूरा करने के लिए मनुष्य इतना मदमस्त होकर दौड़ने लगा कि एकाकीपन, संत्रास, आत्मविपन्नता, स्वकेंद्रित मनोवृत्तियां, कुंठाएं और विक्षेप उसे चारों ओर से छेदने लगे हैं। मशीनों के संसर्ग का एक व्यवस्थित कार्यक्रम है जो सुखी जीवन की एक निश्चित गारंटी है, परंतु उसके बावजूद अन्य कारण जो यांत्रिक सभ्यता को दोषों से विषाक्त करते हैं, मनुष्य को तनावग्रस्त तथा असुरक्षित बनाते हैं। अब से 25-50 साल पहले युवकों के सामने जीवन में प्रवेश करने का यह एक रेडीमेड तरीका था कि पढ़ना लिखना और डिग्री प्राप्त करना तथा उसके बाद नौकरी से लग जाना या शिक्षा प्राप्त करना। नौकरी धंधे से लगने और परिवार बस जाने के बाद भी युवक को परिवार का आर्थिक संरक्षण मिलता रहता था। इसका एक कारण तो यह था कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें सभी सदस्यों के हित पर परस्पर जुड़े हुए थे तथा प्रत्येक एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व का अनुभव करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकाकी परिवार अधूरी अधकचरी स्थिति में जीते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के आशा बांधे रहते हैं। अपने माता पिता और सहोदर भाई बहनों से सिकुड़कर मानवीय गतिविधियों का केंद्र पत्नी, बच्चे और स्वयं तक ही सीमित हो गया है। जो संयुक्त परिवार किसी प्रकार टूटने से बचे हुए हैं, जिनके सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कुछ दायित्व अनुभव करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सजग रहते हैं, वे भी नौकरी और रोजगार करने के लिए बिखरे पड़े हैं। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के चक्कर में हम और अधिक दीनहीन व एकाकी बनते जा रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग अपने माता पिता और सहोदर भाई बहनों के लिए भी कुछ करना व्यर्थ समझते हो, वे पड़ोसियों और मित्रों के लिए कुछ करने की क्या सोचेंगे। अकेलेपन का यह मानसिक प्रभाव नगरीय लोगों में अधिकांशतः है। उसकी तुलना 100 वर्ष पुराने समाज से करते हुए लिखा गया है कि 19वीं सदी का मनुष्य अपनी आत्मसंपन्नता के बल पर ही अनेक दुख झेलकर भी मानवीयता से भ्रष्ट नहीं हो पाता था और उसकी इस आत्मसंपन्नता के पीछे संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ था, जबकि 20वीं सदी का मनुष्य इतना बहिर्प्रविष्ट हो गया है कि सामान्यतया स्वयं को नगण्य व एकाकी मानता हुआ किसी भी क्षण अपने आप को दूसरों के हाथों में छोड़ देने के लिए विवश हो जाता है या मजबूरन अपने आप को तैयार करता है। यांत्रिक सभ्यता में मनुष्य की दृष्टि का केंद्र बिंदु बदला है और उसने मानवीयता के स्थान पर आर्थिकता को व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा माना है। वहीं उसका अपना जीवन भी एक रस और उसके कारण विद्रोही बना है। हाल ही में पिछले वर्षों ब्राक्स में एक अद्भुत घटना घटी। एक बस ड्राइवर अपनी बस समेत अनायास लापता हो गया। 3-4 दिन बाद वह बस समेत फ्लोरिडा में पकड़ा गया। इस बीच अखबारों में वह बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बस कंपनी के मालिकों ने जब उससे भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वह एक ही रूट पर बस चलाते चलाते और उन्हीं स्थानों पर बार बार बस रोकते रोकते बुरी तरह बोर हो गया है। परिवर्तन के लिए उसे फ्लोरिडा आने का निर्णय लेना पड़ा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा आज अधिक सुनिश्चित और व्यवस्थित कार्यक्रम है, परंतु उसकी उबाऊ एक रसता ने मनुष्य की चेतना को एक रस बना दिया है और वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए एकदम से तैयार नहीं है। इस उबाऊ एक रसता के कारण वह बोरियत अनुभव करता है और उसे तोड़ देने के लिए स्वच्छंदता, उन्मुक्तता और हिप्पीवाद की अनेकानेक भ्रांत धाराओं में बह निकलना चाहता है। यंत्र जिस प्रकार एक ही गति और लय में चलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही स्थिति को बार बार भोगने के लिए अपने आप को विवश अनुभव करता है। कहने का अर्थ यह है
कि वह अपने आप को कोलू के बैल वाली स्थिति में पाता है, जिसे उसकी प्रवाहमान गतिशील चेतना किसी भी दशा में भोगने को तैयार नहीं है। एक अर्थशास्त्री के शब्दों में मनुष्य की चेतना यह समान उपयोगिता की भांति संवेदना शून्य बनती जा रही है। वह व्यक्ति को इस सीमा तक जड़ीभूत किए दे रही है कि वह उकता कर अपने आप को ऐश्वर्य से बचाने के लिए छटपटा रही है। हम कितने घाटे में हैं, अनुमान तो करें। प्रोफेसर हार्वर्ड डिंगले, जो लंदन विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकीय एवं रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता, एस्ट्रोफिजिस्ट तथा दर्शन शास्त्र, विज्ञान एवं इतिहास के भी ज्ञाता थे, उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारें जो आजकल प्रचलित है एवं जिसका उपयोग आजकल हो रहा है, तो हम ऐसी परिस्थितियां पाएंगे जिनसे भगवान के दूत भी रोने लगेंगे। यह ऐसा युग नहीं है कि आंख मीचकर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाए। यदि विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान दिया जाए और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जाए, तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं, जो सुखद नहीं है। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहाँ हर क्षण कम से कम 1000 जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिए गड़गड़ाते घुमा करते हैं। पहरेदारी की चिंता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत दूसरा कोई देश नहीं है। यह विज्ञान की देन है। हवाई जहाजों के अतिरिक्त वहाँ हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें 24 घंटे चलते रहते हैं। उससे वातावरण में गंदी गैसें छाई रहती हैं। शोर उतना होता है कि जितना एक शहर में होता है। यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाए तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत सी विद्युत शेष बच जाएगी। गंदी गैसों के कारण वहाँ नई नई तरह की बीमारियां फैली जा रही है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती है। उनके उपचार के लिए उसे निरंतर नई नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। 3/4 विज्ञान जहाँ 1/4 विज्ञान के दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिए है। विज्ञान जितना बढ़ता है, वहाँ की समस्याएं उतनी ही जटिल होती जा रही है। वहाँ के मूर्धन्य मनीषी आइंस्टाइन तक को इसलिए कहना पड़ता था कि विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति न हुई तो संसार अपनी इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा। 24 घंटे शोर के कारण अमेरिका में 70% लोगों के मस्तिष्क विकारग्रस्त हैं। आत्महत्याएं और हत्याएं सबसे अधिक अमेरिका में ही होती है। 70% अमेरिकन को नींद की गोलियां लेकर सोना पड़ता है, क्योंकि उनके मस्तिष्क इतने अशांत हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन होता है। दाम्पत्य जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार के किसी भी भाग में नहीं। अमेरिका में कहावत प्रचलित है, रात को विवाह, प्रातः संबंध विच्छेद, नाइट मैरिजेस, मॉर्निंग डिवोर्स। यह घटनाएं बताती है कि विज्ञान और यंत्रीकरण की प्रगति वाले इन देशों का आंतरिक जीवन कितना खोखला, कष्टपूर्ण और दिग्भ्रांत है। यह स्थिति ऐश्वर्य संपन्न लोगों के लिए ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी उसी प्रकार विकराल है जिनकी दौड़ ऐश्वर्य का लक्ष्य सामने रखकर चल रही है। ऐश्वर्यशाली अपने ऐश्वर्य में आत्मा को खोया अनुभव करते हैं, तो ऐश्वर्य अभिलाषी अपनी आकांक्षा की अग्नि में आत्मा को दग्ध पा रहे हैं। इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि यंत्र सभ्यता को छोड़कर समाज पीछे चला जाए, क्योंकि यह एक और बड़ी गलती होगी। हमें यह सोचना चाहिए कि हम मूल्यों को सुरक्षित रखते हैं, यंत्रों द्वारा श्रम की थकान को कम करें। इसके लिए बदलती आज की मान्यताओं पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है। सांस मत लो, इस हवा में जहर है। वॉशिंगटन के बाजारों में गैस मास्क पहने हुए नवयुवकों का एक जुलूस निकला। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्तियां थी। सांस मत लो, इस हवा में जहर है। डिब्राइट नदी पर स्थित एक इस्पात मिल के दरवाजे पर वहां की स्त्रियों ने धरना दिया। यह स्त्रियां गले में तख्तियां बांधे बैठी थी, हमारे सुंदर परिवार को जहर पिलाकर मत मारो। कनेक्टिकट के कॉलेज में छात्रों ने एक जुलूस निकाला। उसमें एक गाड़ी पर पेट्रोल इंजन रखा हुआ था। उस पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे,
हवा को जहरीली बनाकर अगणितों को मौत की आग में धकेलने वाला शैतान यही है। इंजन को भारी भीड़ के सामने गड्ढा खोदकर दफनाया गया, उसकी कब्र बनाई गई और उस पर लिखा गया शैतान का संतरी। लॉस एंजलिस की क्रीड़ांगन के समीप बहुत बड़े बड़े सूचना पटल पर चेतावनी दी गई, डू नॉट ब्रीथ टू डीप, अर्थात यहाँ गहरी सांस मत लीजिए। इस तरह की चेतावनियां, सावधानी संकेत, जुलूस व व्यवस्थाएं किसी सनक का परिणाम नहीं, अपितु आज अत्यंत बुद्धिमान माने जाने वाले मनुष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है कि वह अपने द्वारा उत्पन्न किए गए पर्यावरण प्रदूषण को सुलझाए, अन्यथा अपने ही चिराग से निकला जिन अपनी ही मानवीय संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। भारतीय संस्कृति में वायु, जल और अन्न को धरती के 3 रत्न कहा गया है। आज यह सभी कारखानों के धुएं, चिमनियों के द्वारा उगले जा रहे कार्बन, भट्टियों की धधक और दूसरे दूषित पदार्थों के कारण इस तक विषाक्त हो चले हैं कि विचारशील लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। वस्तुतः परिस्थितियां इन प्रदर्शनों से लाख गुना अधिक गंभीर है। इस स्थिति की ओर हर व्यक्ति का ध्यान जाना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम क्या होते हैं? 1652 में पूरे लंदन में 4 दिन तक धुएं की धुंध छाई रही। इससे प्राय 4000 व्यक्तियों का प्राणांत हो गया। 1645 में अमेरिका के डनोरा शहर में इसी तरह की धुएं की धुंध, स्मोक, छाई रही। सैकड़ों लोग श्वसन तंत्र के दोषों से ग्रस्त हो गए। दोनों जगह कारण एक ही था, कोयले के उपयोग से कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जापान की राजधानी टोक्यो में पुलिस को हर आधे घंटे बाद ऑक्सीजन टैंकों से ऑक्सीजन का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि मोटरों के धूम धमाके से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है तो वहां धुआं इतनी बुरी तरह से छा जाता है कि सरकारी तौर पर उसकी घोषणा करनी पड़ती है। सरकारी कर्मचारियों को उसकी घुटन से बचने के लिए गैस मास्क, एक प्रकार का यंत्र जो हवा का प्रदूषण छानकर शुद्ध हवा को श्वास नली में जाने देता है, वह पहनना पड़ता है। 1666 में टोक्यो में 65 बार इस तरह की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस को आधे आधे घंटे बाद अपनी ड्यूटी छोड़कर चौराहों की बगल में बनी ऑक्सीजन की टंकियों में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ जब सिपाहियों ने भूल की, वे ऑक्सीजन लेने नहीं गए तो कई सिपाही एक साथ मूर्छित होकर गिरे। जापान में 100 व्यक्तियों के पीछे कई व्यक्ति अनिवार्य रूप से ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन की बीमारी के रोगी हैं। इसका कारण और कुछ नहीं, यह धुआं ही है जिसे कल कारखाने व यातायात वाहन उगलते रहते हैं। अमेरिकन सैनिकों में इन दिनों एक नया रोग चमक रहा है जिसका नाम टोक्यो योकोहामा डिसीज रखा गया है। उसका कारण भी डॉक्टर वायु की इस गंदगी को ही बताते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में घुटन, खांसी और अपच आदि लक्षण होते हैं। अमेरिका के ब्राजील राज्य में साओ पोलो और रायो डी जेनेरो 2 पड़ोसी नगर हैं। 1614 के आसपास साओ पोलो की जितनी जनसंख्या थी, अब आबादी उससे कई गुनी अधिक हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के समांतर ही वहां कल कारखाने, फैक्ट्रियां भी बढ़ी है। अनुमान है कि उक्त अवधि में साओ पोलो में 5000 नए कल कारखाने स्थापित हुए। इसके विपरीत रायो डी जेनेरो की नगर कॉरपोरेशन ने सन 1873 में दी गई पत्रिकाओं की ऑर्गेनिक डस्ट की चेतावनी, इस चेतावनी में पहले ही यह कहा गया था कि यदि कल कारखाने बढ़े तो उनका धुआं मनुष्य जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएगा, को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ने नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि साओ पोलो के आकाश में प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लगभग 1000 टन सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड वायु में घुल रहा है और उससे नगर में ब्रोंकाइल, श्वास नली संबंधी बीमारी से मरने वालों की संख्या भी दुगनी हो गई है। प्रातःकाल लोग घरों में खांसते हुए निकलते हैं। इस स्थिति की भयंकरता अनुभूति करने वाले मैड्रिड के लोग कहते हैं, हम प्रातःकाल की सांस के साथ इतना धुआं दूषित तत्व पी लेते हैं जितने से कोई एक डीजल इंजन दिन भर सुविधा पूर्वक चलाया जा सकता है। एक और साओ पोलो धुएं में घुट रहा है।
दूसरी ओर रियो डी जेनेरो के लोग अभी भी इस दुर्दशा से बचे हुए हैं। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में मोनोनगसेला नामक नदी के किनारे डोनोरा एक छोटी सी औद्योगिक बस्ती है। यहाँ कल कारखाने बहुत हैं। यहाँ इन फैक्ट्रियों का धुआं आमतौर से छाया रहता है और उसे सहन करने में लोग अभ्यस्त भी हो गए हैं। पर 28 अक्टूबर 1671 को तो वहाँ स्थिति ही विचित्र हो गई। धुएं और धूली भरी धुंध ऐसी छाई कि 4 दिन तक बरसती घटाओं जैसी अंधियारी छाई रही। किसी ने यह जाना ही नहीं कि दिन निकल आया। दिन में भी रात लगती रही। कालोज इतनी बरसी कि सड़कों पर उसकी परतें जम गई और निकलने वालों के पैर उस पर स्पष्ट रूप से छपने उभरने लगे। हवा में गंधक मिली हुई तेज गंध सूंघी जा सकती थी। सड़क पर कारें चलना बंद हो गई। बीमारों से अस्पताल खचाखच भरे थे। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर चले जाने के लिए पलायन करने लगे। गले की खराबी, सिर में चक्कर, उल्टी, आंखों की सूजन आदि रोगों से उस 18,000 आबादी की छोटी सी बस्ती में 6,000 लोग बीमार पड़े। इसमें से कितनों को ही मौत के मुंह में जाना पड़ा। ऐसी ही एक घटना घटी मैक्सिको के रोजारिका क्षेत्र में। बस्ती तो सिर्फ 15,000 की थी, पर वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड तथा दूसरी तरह के कारखाने बहुत हैं। एक दिन किसी गलती से कारखाने की गैस बंधन तोड़ाकर 1 घंटे के लिए खुले आकाश में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। इतनी सी देर में उसने सारे नगर को हिला दिया। 320 तो अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से कितने ही तो घर नहीं लौटे। उन्हें वही प्राण गंवाने पड़े। अभी कुछ वर्षों पूर्व भोपाल की गैस त्रासदी हुई, जिसमें करीब 3,000 लोग तुरंत काल कवलित हुए तथा कई हजार रोगग्रस्त होकर अपनी क्षमताएं गंवा बैठे। सोवियत रूस में चेरनोबिल की घटना भी इसी तरह की त्रासदी थी। ऐसी ही विपत्ति एक बार लंदन में आई। दिसंबर का महीना था। यकायक काले हुए बादल आसमान में घिर आए। उनकी सघनता अधिक हो गई। इस 10 फुट से आगे कुछ भी दिखाई न पड़ता था। आसमान में वायुयानों का उड़ना और जमीन पर मोटरों का चलना असंभव हो गया था। सूरज आसमान में एक धुंधली बत्ती की तरह लटकता भर दिखता था। रोशनी उसमें से निकल ही नहीं रही थी। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अनेकों विषाक्त वस्तुएं घुली थी। सांस लेना कठिन हो रहा था। इससे कितने बीमार पड़ गए यह गिनना तो कठिन है, पर मौत का लेखा जोखा यह है कि उन्हीं 4-5 दिनों में 4,000 तुरंत मर गए और बीमारों में से 8,000 कुछ ही दिन में चल बसे। सन 1656 में ऐसा ही एक और वायु प्रदूषण लंदन पर बरसा था, जिसमें 1,000 व्यक्ति मरे थे। इसके कुछ दिन पहले ऐसा ही एक और झोंका 400 की जान ले चुका था। न्यूयॉर्क में सन 1663 में 200 एसी कुचक्र में फंसकर मरे थे। सन 1666 में 168 लोग मरे। वायु में बढ़ी हुई धुंध और विषाक्तता को देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को घरों में बंद रहने की ही सलाह दी। सड़कों पर तो इतनी कालौंच बरस रही थी कि उनके साथ भीतर जाना खतरे से खाली नहीं था। लोग सब काम छोड़कर यह विपत्ति टलने तक घरों में ही बंद बैठे रहे। तत्काल धुआं उगलने वाली कारखानों की भट्टियां बंद की, मोटरें चलना रोका गया, घरों में चूल्हे जलाने पर पाबंदी लगी। अच्छा हुआ मौसम सुधर गया, अन्यथा स्थिति को देखते हुए 40,000 लोगों का इस विपत्ति के चपेट में आने का अनुमान लगा लिया गया था। बेल्जियम की म्यूजा घाटी में लोहे के कल कारखाने अधिक हैं। उस क्षेत्र में विशेष रूप से और अन्य क्षेत्रों में सामान्य रूप से धुएं से भरा हुआ कुहासा छाया, धुंध और घनी होती गई। 3 दिन तक यह स्थिति रही। लोगों के दम फूलने लगे, खांसी हुई, दमा जैसी बीमारी उभरी, अनेकों लोग बीमार पड़े, अस्पताल भर गए। डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लग गई और देखते देखते उसी घुटन में 63 व्यक्तियों को प्राण से हाथ धोना पड़ा। मृतकों में बूढ़ों और बच्चों की संख्या अधिक थी। कारखानों और दूसरी भट्टियों का धुआं प्रारंभ में निकलकर आकाश में छाने लगता है। अवसर पाते ही वह धरती की ओर झुक जाता है और थर्मल इन्वर्शन का अवसर पाते ही धुंध के रूप में बरसने लगता है। जब तक यह वायु गर्मी से प्रभावित रहती है, तब तक धुएं धुंध के कारण हवा के साथ ऊपर उड़ते रहते हैं। पर जब शीतलता के कारण वायु नम होती है, धूलि का उठाव रुक जाता है और वह वायु प्रदूषण नीचे की ओर ही गिरने लगता है।
हवा का बहाव बंद हो जाने पर तो यह विपत्ति और भी बढ़ जाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक ऐसा भी स्थान है जो समुद्र तल से 280 फुट नीचा है। यह स्थान एक ओर तो अत्यंत गर्म और बालू से भरा है, दूसरी ओर समुद्र तल से इतना नीचा होने के कारण इस क्षेत्र का सारा धुआं वर्ष भर छाया रहता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसलिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर आच्छादित रहती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण सबसे निचला स्थान ढूंढती है। यह स्थान संसार भर में सबसे नीचा होने के कारण यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कभी कम नहीं होता। शीत ऋतु का सा कोहरा वर्ष भर भरा रहता है। कोई भी पक्षी, कोई भी मनुष्य, वाहन या जीव जंतु वहां जाकर आज तक वापस नहीं लौटा। उसकी विशाली धुंध में लोग घुट घुट कर, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। यह घाटी करोड़ों मन हड्डियों और नर कंकालों से पटी हुई है, इसलिए इसे मृत्यु घाटी कहते हैं। यहाँ जाकर आज तक कोई सही सलामत नहीं लौटा। समुद्र तल से इतना निचला होने के कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा है। धुआं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विषैली गैस केवल वही है। आजकल धरती में धुआं इतना अधिक बढ़ रहा है कि उसके विषैले प्रभाव से हिमालय जैसे कुछ ही ऊंचे स्थान बचे रहे होंगे। शेष संसार में तो यह धुआं मौत घाटी की तरह ही बढ़ता जा रहा है। उसके कारण हजारों तरह की बीमारियां, मानसिक रोग और मृत्यु दरें बढ़ती जा रही है। विश्व की आबादी 6 अरब होने जाने की तो चिंता हुई, उसके लिए तो दुनिया भर के देश अपने यहाँ पृथक परिवार नियोजन मंत्रालय खोलकर इस समस्या के समाधान में रत है, जबकि उससे भी भयंकर है धुएं की यह समस्या। इस पर आज किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। जेट विमानों से जो धुआं निकलता है उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक प्रकार का विष ही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम विषैली नहीं होती। यह जेट तो धुआं छोड़ने वाले यंत्रों का एक छोटा घटक मात्र है। अपने आप चलने वाले ऑटोमोबाइल्स, मोटरें, कारें, साइकिलें, डीजल इंजन, पंप, रेलवे इंजन, फैक्ट्रियों की चिमनियां, सब की सब कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो उसका 44, उसे पौधे ही पचा सकते हैं, मनुष्य तो उससे मरता ही है। अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे सब और आज नहीं तो कल वही मृत्यु घाटी के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। सन 1663 की उस घटना को न्यूयॉर्क वासी भूले नहीं है, जिससे वायु के दबाव से विषाक्त धुंध छाई रही और 400 व्यक्तियों का देखते देखते दम घुट गया। सन 1652 के दिसंबर में लंदन में उसी धुंध ने कहर ढाया और महामारी की तरह अनेकों को रुग्ण बनाया था, अनेकों को मौत की गोद में सुलाया था। रोम जल रहा है, लोग सो रहे हैं। इतने पर भी मानवीय बुद्धि पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देती। विकास के नाम पर विनाश के साधन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज अमेरिका के वायुमंडल में प्रतिदिन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसे के कण आदि विषैले तत्वों की 200 लाख टन मात्रा भर जाती है। कई बार तापमान गिर जाने से मौसम में ठंडक आ जाती है, जिससे यह धुआं ऊपर नहीं उठ पाता। ऐसी स्थिति में सघन बस्तियों वाले लोग, जहां पेड़ पौधों का अभाव होता है, ऐसे घुटने लगते हैं जैसे किसी को कमरे में बंद करके भीतर धुआं सुलगा दिया हो। यह धुंध इतना ही नहीं करती, उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती है। इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और फास्फिन आदि विषैली गैसें पैदा हो जाती है। उससे फेफड़ों के रोग, आंखों की बीमारियां और खांसी, गले के रोग असाधारण रूप से बढ़ते हैं। अमेरिका में इन बीमारियों से हवा के प्रदूषण का 60% हिस्सा मोटरों का और 30% हिस्सा उद्योगों का है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से 70 मील ऊपर जाकर धरती को देखा तो लॉस एंजल्स तरीके औद्योगिक नगर गंदी धुंध से बेतरह ढके दिखाई पड़े। इस दृष्टि से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जहां औद्योगिकरण देर से चल रहा है,
स्थिति बहुत ही बुरी है। जर्मनी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने से 130,000 एकड़ वन संपदा नष्ट हो रही है और उससे 2100 लाख ड्यूसमार्क वार्षिक की क्षति हो रही है। स्विट्जरलैंड में इन दिनों कपड़ा मिलों की संख्या चौगुनी हो गई है। फलस्वरूप स्विस झीलों की स्थिति भयावह बन गई। इन कुछ वर्षों में उनमें फास्फेट 10 गुना और प्लम्बस 30 गुना बढ़ गया है। जर्मनी के फेडरल रिपब्लिक में हिसाब लगाया गया है कि उस देश के उद्योग हर साल 2 करोड़ टन विषाक्त द्रव्य हवा में उड़ाते हैं। इनमें कोयले की गैस, तेल की गैस तथा जमीन खोदकर इन पदार्थों को निकालते समय उड़ने वाली गैसें मुख्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड 20 लाख टन, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड 25 लाख टन, नाइट्रस ऑक्साइड 30 लाख टन और हाइड्रोकार्बन की 25 लाख टन मात्रा धूलि बनाकर आसमान में उड़ती है और उसकी प्रतिक्रिया प्राणियों के लिए विघातक होती है। भारत की केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर SJRC वीना के अनुसार भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में मोटरों की संख्या तो कम है, पर धुएं की मात्रा लगभग एक समान है। कलकत्ता के सर्वेक्षण में पता चला है कि यहाँ के वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा 35% है, जबकि न्यूयॉर्क में 27% है। इसका कारण पुरानी और भोंडी बनावट की मोटरों का अधिक धुआं फेंकना है। कारखाने की चिमनियां भी घटिया कोयला जलाती हैं और सफाई के संयंत्र न लगाकर वायु विषाक्तता के अनुपात में और भी अधिक वृद्धि करती है। ड्राइव मैगजीन के फरवरी 67 अंक के दिए गए आंकड़ों के अनुसार एक कार 7 साल में इतना धुआं उगल डालती है कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड से ईसाइयों के प्रसिद्ध गिरजाघर सेंट पॉल का गुंबद 2 बार, मोनोऑक्साइड से 3 कमरों वाले बंगले को 9 बार, नाइट्रोजन से एक डबल डेकर बस 2 बार भरी जा सकती है। 7 वर्ष तक इन तत्वों को छानकर यदि उनका शीशा एकत्रित कर लिया जाए तो यह एक गोताखोर के सीने को ढकने के लिए पर्याप्त होगा। यह नाप तोल तो एक कार से विपन्न विशुद्ध वर्धक धुएं की है, जबकि अकेले इंग्लैंड में 1.5 करोड़ मोटर गाड़ियां हैं। अब तक इनकी संख्या 4.5 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है। अमेरिका के पास कारों की संख्या इंग्लैंड से बहुत अधिक है। कहते हैं 12 सेकंड में अमेरिका में एक बच्चा पैदा हो जाता है, जबकि यहाँ कारों का उत्पादन इतना अधिक है कि एक कार हर 5 सेकंड बाद तैयार हो जाती है। अपने संगठन परिवार के एक सदस्य श्री आनंद प्रकाश उन दिनों अमेरिका के टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन नगर, यही नासा स्पेस रिसर्च सेंटर है जहां से अंतरिक्ष के लिए कैप कैनेडी से अंतरिक्ष यान उड़ते हैं, के एक मस्तिष्क एवं तंतु ज्ञान प्रयोगशाला में शोध कार्य कर रहे थे। अमेरिका संबंधी तथ्यों की उनसे सदैव जानकारी मिलती रहती है। 26/12/66 के पत्र में उन्होंने लिखा है, यहाँ कारों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी संख्या इस गति से बढ़ रही है कि प्रत्येक 20 कारों में एक नई कार अवश्य होगी। यातायात की इस वृद्धि पर चिंता करते हुए 26 जनवरी 1666 के संडे स्टैंडर्ड ने लिखा है कि पिछले वर्ष केवल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गैर जहाजों के धुएं में 36,000 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। 27 जुलाई 1667 के एक प्रसारण में बीबीसी लंदन ने बताया कि लंदन में यातायात की वृद्धि यहाँ तक हो गई है कि कई बार ट्रैफिक रुक जाने से 17-17 मील की सड़कें जाम हो जाती है। यहाँ के सिपाहियों को जो ट्रैफिक पर नियंत्रण करते हैं, अन्य वस्त्रों के साथ मुंह पर एक विशेष प्रकार का नकाब मास्क भी पहनना पड़ता है। यदि वे ऐसा न करें तो उन सड़कों पर उड़ रहे मोटरों के धुएं में 5 घंटे खड़ा रहना कठिन हो जाए। इन क्षेत्रों में स्थायी निवास करने वालों के स्वास्थ्य, मनोदशा और स्नायुविक दुर्बलता के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। आज सारे इंग्लैंड में इतना अधिक धुआं छा गया है कि वहां की प्रति वर्ग मीटर भूमि पर प्रति वर्ष 1 किलोग्राम राख जमा हो सकती है। मोटरें, इंजन, मिल और फैक्ट्रियां अकेले इंग्लैंड और अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में है और बढ़ रही है। सन 1600 की जांच के अनुसार सारे संसार में पहले ही 2600 करोड़ 100 टन कार्बन गैस छा गई थी।
अब उसकी मात्रा 20 गुने से भी अधिक है। रेडियो विकिरण का दुष्प्रभाव उसके अतिरिक्त है। धुएं को या उमड़ते हुए बादलों से एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सारी ही पृथ्वी मृत्यु घाटी की तरह गर्म हो जाए और यहाँ किसी के भी रहने योग्य वातावरण न रह जाए। बहुत होगा तो पेड़ पौधे खड़े हुए उस धुएं को पी रहे होंगे। मनुष्य तो लुप्त जीवों की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। कल कारखाने, रेलवे इंजन, ताप, बिजली घर, मोटरें, वायुयान, इनकी संख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। इनमें जलने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भयंकर गैसें वायुमंडल को दिन दिन अधिक विषाक्त करती जा रही है। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की धमाचौकड़ी, कारखानों की रेल पेल, घरों में ईंधन का अधिक खर्च, हरियाली की कमी आदि कारणों से हवा में हानिकारक तत्वों का परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। धूल एवं धुएं में इनका बाहुल्य रहता है। सांस के साथ वे शरीरों में प्रवेश करते हैं और उन्हें दुर्बल एवं रुग्ण बनाते चले जाते हैं। अकेले दिल्ली नगर की रिपोर्ट यह है कि वहां ट्रक, बस, मोटर आदि के साइलेंसर प्रतिदिन 20,000 पाउंड से भी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में फेंकते हैं। अकेला ताप बिजली घर 65 पाउंड ऐसी गैस नित्य पैदा करता है जो शरीर के लिए ही नहीं, इमारतों और लोहे की पुलों के लिए भी हानिकारक है। आगरे का ताजमहल इसी नगर की गैसों के कारण जला जा रहा है। उसे देर तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घोल पोतने की बात सोची जा रही है जिससे उस सुंदर संगमरमर का क्षरण रोका जा सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि हवा में 700वें भाग में होगी तो उसमें सांस लेने वाला मर जाएगा। यदि उनका 1,00,000वां भाग होता तो उस क्षेत्र के प्राणी बीमार पड़ जाएंगे। औद्योगिक शहरों के ऊपर छाई धुंध कभी भी देखी जा सकती है। उसमें कार्बन, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा, हाइड्रोकार्बन के यौगिकों की भरमार रहती है। धूली और धुआं मिलकर एक ऐसी स्मोक चादर तानते हैं जिसके नीचे रहने वाले न केवल मनुष्यों का वरन पेड़ पौधों का भी दम घुटने लगता है। उनका स्वाभाविक विकास बुरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। औद्योगिक कारखाने निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, जली हुई रबड़ जैसे लगभग 3,000 प्रकार के विष उत्पन्न करते हैं। यह हवा में छा जाते हैं और उस प्रदेश में सांस लेने वालों को उसी हवा में सांस लेने के लिए विवश रहना पड़ता है। विचारों को यह यथार्थता का पता भी नहीं चलता कि इन शहरों में दिखने वाली चमक दमक के अतिरिक्त यहाँ वायु में विषाक्तता भी है जो उनके स्वास्थ्य की जड़ें निरंतर खोखली करती चली जाती है। कारखानों से निकलकर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक रिएक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और बारीक कण मिलते हैं। साथ ही कार्बन कण, शीशे के कण, धातुओं वाले कारखानों से धातु कण आदि भी शामिल रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से इम्फाइजिमा, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। हवा नम हुई तो इसी गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है जो भवनों और वनस्पतियों को क्षति पहुंचाता है तथा फौलाद को भी बर्बाद कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता में कमी ला देती है। इससे थकान और दुर्बलता आ जाती है और सिर चकराने की घटनाएं भी इससे बढ़ जाती हैं।